आज हम परमोटेशन के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर का नाम है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट फिलहाल हमारा ध्यान है परमोटेशन के कॉन्सेप्ट पे, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें क्या है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और r मतलब अवेलेबल स्पेस। और हमने इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूला पे बेस्ड, इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत सारे सम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये चैप्टर जिन भी सिलेबस में आता है, मतलब जिनके भी सिलेबस में है, जस्ट लाइक FY BCom और एडिशनली 11th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड में भी ये चैप्टर का मेंशन है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फार्मूलाज और बेसिक सम्स के लिए कोई भी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप एडिशनली साइंस स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं, तो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। मोस्टली मैं आइडल एज वेल एज रेगुलर के एज पर बोर्ड सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। डिक्टो वही सारे सम्स होंगे, और मैंने ऑलरेडी जो सम्स किए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो पिछले वीडियो की तरह ही हम आगे के इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन डिजिट्स और ऑब्जेक्ट्स इन्हीं लोग इन पे बेस्ड है। यहाँ पे लेटर्स के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वर्ड्स के हिसाब से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 13 सम आप देखिए स्क्रीन पे। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे, बट मैं आपको बताया नहीं क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता, बट यहाँ पे क्लेरिफाई हो सकता है। देखिए, हमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन का जब मतलब परमोटेशन कॉम्बिनेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, ये तो पता है। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और r होता है अवेलेबल प्लेसेस या फिर अवेलेबल स्पेस। बट जब हमने दो टाइप के सम्स की, जिसमें हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ दिया जा रहा था, समझ लीजिए कि 5 पीपल वाला जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया, और हमें कहा गया था कि 5 पीपल्स को हमें 3 सीट्स में अरेंज करना है। तो यहाँ पे n मतलब ऑब्जेक्ट्स और r यानी कि अवेलेबल प्लेस दोनों अलग अलग थे, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था परमोटेशन का, बराबर, जिसे फैक्टराइजेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करता। बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे जहाँ पे हमें बस कह दिया है कि 5 लोगों को आपको अरेंज करना है, 5 लोगों को बिठाना है, 5 लोगों को या फिर 3 बुक्स को अरेंज करना है। बट वहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया था कि कितनी सीट्स में, कितने प्लेस में, ऐसा कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं गया था। तो ऐसे सब क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉयज कैन बी सीटेड इन अ ग्रुप फोटोग्राफ। हमें कहा गया है कि 4 बॉयज को हमें अरेंज करना है, जिस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। हमें कहा गया 4 लोगों को अरेंज करना है। अब हमें सीट वीट कुछ ऐसा स्पेसिफिक कहा ही नहीं गया था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिनमें हमें सिर्फ कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कीजिए, कितने सीट्स में, कितने प्लेस में, वो सब कुछ नहीं कहा जाता ना, तो हमें उसी नंबर का फैक्टराइजेशन निकालना पड़ता है। ये वो जो हमने सम किया उसमें आपने सेम चीज देखोगे, आखिर में हमें फैक्टराइजेशन उसी नंबर का निकाल के आंसर फाइंड करना था। ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। लेट्स हैव अ लुक टू द फर्स्ट सम। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। 13 सम है, हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करना है और हमें फाइंड द नंबर ऑफ वेज मतलब कि अरेंजमेंट कितने तरीके से करना है वो पता करना है। अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं जिनके लेटर्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है। जिसमें 13 का फर्स्ट सम आपके लिए पढ़ूँ तो वो है वर्ड मास्क। अब देख लीजिए कि इसमें आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो इसमें 1 2 3 4, n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 4। हमें इसे अरेंज करना है, ठीक है। आप परमोटेशन का फॉर्मूला लगाइए या फिर डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल निकालिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट वगैरह आप चाहे तो लिख सकते हैं। वेज इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 4 का मल्टीप्लीकेशन टिल 1 इज 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। अभी मैं अगर परमोटेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई करता, जैसे कि देखिए मुझे कहा गया है सिर्फ इन लेटर्स को अरेंज करना है। अब ये 4 लेटर्स हैं, इन्हें कितने सीट्स में, कितने प्लेसेस में अरेंज करना, मतलब आर हमें कुछ नहीं दिया है,
तो हमने सीधे सीधे हमें क्या करना है, 4 लेटर्स है, हमें 4 फैक्टोरियल निकालना है। यही है वो 4 लेटर्स के अरेंज होने का वे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आई होप कि आपको समझा होगा। सेकेंड वर्ड है मदर। ठीक है, MOTHER। लेटर्स यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 6। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा अरेंजमेंट का, 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 30 इंटू 24, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 720 वेज। ये है सिंपल बेसिक लेटर्स का अरेंजमेंट। कोई भी ऐसा समय आएगा कि आपको 4 बॉयज़ को अरेंज करना है तो आपको डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल निकालना है। 3 बॉयज़ को अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल, 7 बुक्स को अरेंज करना है 7 फैक्टोरियल। यही है। कुछ सम्स आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, जैसे कि सिंपल है, आपको यहाँ भी अरेंजमेंट नहीं करना है। रैशन, फोर्थ वन इज यस। 6 फैक्टोरियल निकालना है, 3 फैक्टोरियल निकालना है, और आंसर मुझे टेलीग्राम पे एज पर योर सुविधा जरूर दें। हम थोड़े डिफिकल्ट सम्स की ओर जाते हैं, जो कि 14 सम देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन द फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ पे कंडीशंस दी गई, हमें यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर को निकालना है। हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू। 14 सम का फर्स्ट मैं आपके सामने उतारता हूँ। मुझे कंडीशन या फिर कह सकते हैं इक्वेशन कुछ इस तरह का दी है, NP5 6 इंटू NP3। यहाँ पे सिंपल हमें इक्वेशन दिया गया है और हमें परमुटेशन का ही इक्वेशन टाइप का दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं आप, एक परमुटेशन का फैक्टर है और यहाँ भी दूसरी साइड परमुटेशन का ही फैक्टर है। हमारा मेन एम है कि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो किस तरह से कर सकते हैं, परमुटेशन की फॉर्मूला से, क्योंकि ये पूरा जो अब तक हम क्वेश्चन का सेट करते आ रहे हैं वो सब का सब परमुटेशन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था। तो यहाँ भी सिंपल सा परमुटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास एन है और एन की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है, हमारे पास यहाँ पे आर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, सेम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो जो कैंसिलेशन हो सकते हैं वो कर देते हैं हम लोग, जैसे कि एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल यहाँ दोनों जो है कैंसिल हो सकता है। कैसे, अगर ये जो एन फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सॉरी इक्वल के इस तरफ, अगर मैं उसे इक्वल के दूसरी तरफ भेजूँ तो वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मैं 6 को एक तरफ लेता हूँ क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो एक्चुअल वैल्यू हो सकता है किसी भी इक्वेशन का, और बाकी सबको एक तरफ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, एन माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू ये जो डिनोमिनेटर में था वो अब न्यूमरेटर में आ चुका है, एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब इसके आगे क्या करें, अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। एन फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है विच इज एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 टिल 1, मतलब लास्ट नंबर हमें 1 तक चाहिए होता है। अभी ये फॉर्मूला कैसे समझिए, ये देखिए, मान लीजिए एन फैक्टोरियल की जगह मैं कोई नंबर लेता हूँ, जस्ट लाइक 10 फैक्टोरियल ले लिया। ठीक है, तो अब जब मैं 10 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन टिल 1। ठीक है, तो मैंने 10 इंटू 9 कर दिया, फिर मैंने 8 कर दिया, फिर मैंने 7 कर दिया। एक एक नंबर क्या हो रहा है, डिडक्ट होते आ रहे हैं। 6 कर दिया, 5 कर दिया एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हो रहा है, एन जो था मेरा मतलब नंबर वो है 10। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 4 गया 6। यही देखिए प्रूफ के साथ कह सकते हैं हम लोग कि एन फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला है।
तो अब आप मुझे बताइए कि n-3 फैक्टोरियल बड़ा है या फिर n-5 फैक्टोरियल? सोच लीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं आप लोग 2 सेकंड का पॉज लेके। ठीक है, तो n-3 फैक्टोरियल बड़ा है, हम n-3 फैक्टोरियल को एक्सपांड करके n-5 फैक्टोरियल बना सकते हैं। n-5 फैक्टोरियल जो है वो छोटा है और जो n-3 फैक्टोरियल वो बड़ा है। कैसे? अगर देखिए, फिर से मैं 10 का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अगर n की जगह 3 रख दिया, ठीक है, n-3 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अगर मैं वहीं इस जगह पे भी n की जगह रखता हूँ 10, 10-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि n-3 बड़ा है कि n-5। n-3 बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये n फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझा रहा हूँ ये आपको अभी समझेगा। अब देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी के मुताबिक हम n-3 फैक्टोरियल को n-5 फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम n-3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-4 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। मतलब मैं देखिए, -3 तो वैसे भी -5 से बड़ा होता है, तो मैं -3 को एक्सपांड करके -4 और -5 तक ले गया ताकि n-5 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी इसकी? 6। अब मेरे पास है 2 फैक्टर्स विच इज़ n-3 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, जैसे कि n² - 4n, ठीक है, फिर -3n प्लस 12 इज इक्वल टू 6। ठीक है, n² -4n -3n इज -7n प्लस 12 इज इक्वल टू 6। n² -7n 6 - 12 इज -6। मैंने ये प्लस 12 यहाँ पे जब मैं इसको लेकर आऊँगा तो ये -12 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा और फर्दर सॉल्विंग करें आप तो आपको एक एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर रूट एक्चुअल में ये वर्ग समीकरण है या फिर जिसे आपने छोटे क्लासेस में सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। ये एक वे से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा वे है कि आप n की जगह पे कोई नंबर कंसिडर करके देखिए कि उसका वैल्यू असल में 6 आएगा क्या। जैसे कि मेरा इक्वेशन है n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 6 का। ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ लेट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 है, मुझे फाइनल आंसर तो 6 ही चाहिए। n माइनस मतलब 2 - 3 होगा -1 इंटू -2, आंसर विल कम 2। तो 2 तो आंसर नहीं आ सकता। लेट n इज इक्वल टू 3। मुझे तब तक एक काम करते रहना जब तक मेरा फाइनल आंसर 6 ना आ जाए। तो 3 - 3 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल। 4 का भी सेम, अगर मैंने n की जगह 4 रख दिया तो 4 - 4 इज 0। 5 रख के देखते हैं। लेट n इज इक्वल टू 5। 5 - 3 इंटू 5 - 4, आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 1, अगेन 2 आ रहा है, नहीं हो सकता। थोड़ा बड़ा नंबर सोचते हैं, जैसे कि 7 या 8 देखते हैं। 8 मान लीजिए 8। लेट n इज इक्वल टू 8। 8 - 3 8 - 4 5 आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर आएगा 4। 5 4 सा 20, बहुत बड़ा नंबर है, तो 5 भी नहीं है 8 भी नहीं है, तो आंसर 6 या 7 में से एक होना चाहिए। ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर 6। लेट n इज इक्वल टू 6। मेन इक्वेशन देखिए, मेन इक्वेशन अभी भी मेरा यही है
मैं इसी में आंसर पुट करके देख रहा हूँ कि 6 से हो सकता है क्या आंसर, इंटू -3, 6 - 4, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो मतलब मेरे n की वैल्यू आनी चाहिए 6, करेक्ट, क्योंकि आंसर 6 दे रहा है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए n इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसी की तरह है सेकेंड सम, यहाँ पे आपको सेम परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अगेन कैंसल। मैं 56 को एक एक्चुअल वैल्यू मान के साइड में रखता हूँ, n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। मैं n माइनस 4 फैक्टोरियल को n माइनस 6 फैक्टोरियल तक क्या एक्सपांड कर सकता हूँ, मतलब n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अगेन सेम ट्रिक, आपको n की जगह नंबर्स रख के देखने की उसकी वैल्यू 56 कब आएगी, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हो आप कि देखिए, दो ऐसे नंबर ढूंढिए जो आगे पीछे एक तरह से आते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आएगा 56। जैसे कि 7 इंटू 8, ठीक है, 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56, मतलब आगे बड़ा वाला 8 इंटू 7 कह सकते हैं आप, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। और कोई ऐसा नंबर है क्या जो आगे पीछे, जैसे कि 7 के बाद 8 आता है, तो ये दो नंबर हम लोग सोच सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 56, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर हो सकता है जैसे कि 8 9 नहीं, और मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आगे पीछे है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी 56 आता है। तो हमें n की जगह ऐसा नंबर रखना है, ठीक है, जिसमें से हम लोग अगर 4 माइनस करें तो आंसर आएगा 8, और अगर 5 माइनस करें तो आंसर आएगा 7। कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको ईजी करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 में से 12 माइनस करें तो आंसर आएगा मेरा 8, और 12 में से 5 माइनस करें तो मेरा आंसर आएगा 7। चाहे तो आप देख सकते हैं, लेट n इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 4 इंटू 12 माइनस 5, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। तो मेरे n की वैल्यू क्या आएगी, 12। ये मैंने आपके काम आसान करने के लिए बताया। अब कुछ फर्दर सम्स की और मूव ऑन करते हैं। n की वैल्यू किस तरह निकालनी, n वाला ये आपको समझ गया होगा। 15 सम भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। 15 सम आपको प्रूफ करना है, बट वहां पे, और प्रूफ क्या करना है, n प्लस 1 r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू NPR। आपको परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके ये प्रूफ करना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू और इसकी एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम आएगी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और अगर आपको ये सब ना आए तो इसका एक स्क्रीनशॉट या फिर इसके डाउट्स आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपको परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना। और हाँ, याद रखिए एक चीज़ कि आपको इस LHS को सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के सम्स में कुछ जगहों पर ऐसा करना पड़ता है। LHS और RHS के सम हम छोटी क्लासेस से ऑलरेडी सॉल्व करते आ रहे हैं। आपको सॉल्व करना है और दिखाना है कि दोनों के फॉर्मूला जो दोनों के एक्चुअल वैल्यू है वो सेम आएगी। अगर हाँ, तो LHS और RHS इज इक्वल, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। हम लोग कुछ कोर सम्स की ओर मूव ऑन करते हैं। ये सब साइड वाले सम है फॉर्मूलाज के। 16 सम देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 books of mathematics, 3 books of law and 2 books of economics can be arranged on a shelf so that books of the same subjects are together. Also find the number of arrangement if books are arranged at random. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि हमारे पास है 2 मैथ्स की बुक जिसे मैं M1 और M2 कंसिडर कर सकता हूँ, 3 बुक्स है लॉ की जिसे मैं L1, L2 और L3 मान लेता हूँ, और 2 बुक्स है इकोनॉमिक्स की जिसमें मैंने मान लिया है E1 और E2, ठीक है। मुझे इन बुक्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जो सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो साथ में हो।
मतलब ये जो दोनों मैथ्स की बुक है ये साथ में हो, तीनों लॉ की बुक्स है वो साथ में हो, और दोनों इकोनॉमिक्स की बुक है वो साथ में हो। ऐसे इस टाइप का थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जेक्ट्स, 7 बुक्स है कह सकते हो, जिसमें से ये तो है कि ये जो सेम सब्जेक्ट्स की बुक है वो साथ में ही रहेगी। मतलब ये जो दोनों बुक्स है ये दोनों साथ में रहेगी, ये तीनों लॉ की बुक साथ में रहेगी, ये जो दोनों इकोनॉमिक्स की बुक है ये साथ में रहेगी। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब भी बुक्स को सेटल करेंगे तो M1 पहले हो और M2 बाद में हो, बराबर है ना। बुक्स साथ में रहेगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि M1 पहले हो M2 बाद में हो सकता है कि कभी कभी बुक्स M2 और M1 हम ऐसे भी रख सकते हैं बुक्स को। ठीक है। सेम फॉर लॉ की बुक कि L1 पहले हो तो L3 बाद में हो और L2 लास्ट में हो। ठीक है। L1 पहले शायद L2 पहले हो, L1 बाद में हो, L3 बाद उसके लास्ट में हो। ठीक है। L2 पहले, L3 बाद में, L1 लास्ट में, L3 पहले, L2 बाद में, L1 लास्ट में, L3 पहले, L1 बाद में, L2 उसके बाद में। मतलब हम लॉ की बुक्स को भी 6 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, मैथ्स की बुक्स को भी 2 तरीक़ों से, सेम फॉर इकोनॉमिक्स की बुक। ठीक है। सो इसका मतलब कि बुक्स तो साथ में रहेगी, लेकिन हम इन बुक्स को तो अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे कि ये मैथ्स की 2 बुक्स है तो इन्हें हम 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा 2। देखिए ना, हमने मैथ्स की बुक को 2 तरीक़ों से अरेंज किया। सेम फॉर लॉ की बुक जिन्हें मैं 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, विच इज, देखिए मैंने 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है हमेशा 3 इंटू 2, इसका आंसर है 6। ठीक है। इकोनॉमिक्स की बुक को भी मैं 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ, विच इज 2। ठीक है। तीनों बुक्स एक साथ में है, तीनों बुक्स को मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ। अब इसके बाद भी कुछ चीज़ें आती, जैसे कि हमने देखिए हमें कहा गया था कि जो सेम सब्जेक्ट की बुक है वो एक साथ रहे, तो वो तो एक साथ है जैसे कि प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया इसमें, लेकिन उन बुक्स को एक साथ होते हुए भी हम अरेंज अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो 2 इंटू 6 इज 12, 12 इंटू 2 24 वेज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। बट हम लोग और भी, हमें क्या करना है, हमें और कुछ कहा गया था कि ये जो 3 अलग अलग वैरायटीज़ की बुक है इन्हें भी हमें साथ में, मतलब सेम सब्जेक्ट की बुक साथ में देनी चाहिए। तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं पहले मैथ्स की बुक रखूँ, हो सकता है मैं पहले लॉ की बुक रखूँ, फिर मैथ्स की बुक रखूँ और लास्ट में इकोनॉमिक्स की बुक रखूँ, बराबर। पहले ये वाले कंडीशन के हिसाब से क्या था, मैथ्स फिर लॉ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा जैसे कि आप खुद ही बुक अरेंज करें, और लास्ट में इको। ये पहला वे, ये दूसरा वे। देखिए 3 अलग अलग वैरायटीज़ की बुक है, जब 3 बुक्स हैं या फिर 3 अलग अलग वैरायटीज़ की बुक है तो उन्हें हम 3 फैक्टोरियल वेज से निकाल सकते हैं या फिर 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। सो इसका मतलब कि 24 वेज में तो ये बुक्स अपने आप को अरेंज करेंगी, मतलब मैथ्स की बुक्स अपने आप को अरेंज करेंगी, लॉ की बुक अपने आप को अरेंज करेगी, इकोनॉमिक्स की बुक अपने आप को अरेंज करेगी, बट ये 3 सब्जेक्ट्स भी अपने आप को 3 फैक्टोरियल वेज यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज से खुद को अरेंज करेंगे, यानी कि 24 इंटू 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा मेरा 24। 3 फैक्टोरियल का आंसर है 6, 24 इंटू 6। आई नो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे आके देखिएगा आप तो आपको समझेगा कि मैंने ये जो वे आपको दिखाया है ये कितना सिंपल है, लेकिन अगर जब तक आपने खुद प्रैक्टिकली लॉजिकली वो सब चीज़ें नहीं सोचेंगे तब तक आपको नहीं समझेगा। ठीक है। 6 इंटू 4 इज 24, 6 इंटू 2 इज 12, आंसर विल कम 144 वेज। ठीक है। थोड़ा सा सोचिए कि आप भी बुक्स को अरेंज करें तो किस तरह से अरेंज करेंगे, मैंने सारे वेज आपको बता दिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सम है, और एक और पूछा गया सॉरी कि अगर बुक्स को हम लोग रैंडमली, हमें कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है, हम किसी भी तरीक़ों से बुक को अरेंज कर सकते हैं, तो कौन सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सर
टोटल है 8 बुक्स, ठीक है। टोटल बुक्स कितना है, कोई भेदभाव नहीं, टोटल बुक्स देखिए कितना है अपने पास, टोटल बुक्स है 8, ठीक है। तो हम 8 बुक्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? सर मुझे नहीं पता कि कितने जगहों पे अरेंज करना, मुझे सिर्फ कहा गया 8 बुक्स को अरेंज करना। 8 बुक्स विल अरेंज देमसेल्फ इन 8 फैक्टोरियल वेज। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमें सिर्फ कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स को अरेंज करना है, ठीक है। अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जितना ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मुझे कोई कंडीशन नहीं दी गई है, मुझे बस कहा गया है कि मुझे इन चीजों को अरेंज करना है। तो जितनी चीजें हैं उतने का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। मुझे कहा गया मैं 8 बुक्स को, कोई रैंडमली, मुझे ये नहीं पता कौन सी बुक मैथ्स की, कौन सी बुक है लॉ की, मुझे रैंडमली बुक्स को अरेंज करना है। बुक्स कहीं भी रख सकता हूँ, मैं मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स की बुक रख दूँ, लॉ की बुक रख दूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब रैंडमली हम लोग बुक्स को अरेंज करते हैं तो हम उसे 8 फैक्टोरियल वेज से निकाल सकते हैं। जो भी आंसर होगा टेलीग्राम पे आप आंसर दीजिए, ठीक है। ये मैंने 4 फोटोग्राफ वाला जो एग्जाम्पल था पिछले सम का, पिछली वीडियो का, वो मैंने स्टार्ट में समझा दिया आपको कि हमें ऑब्जेक्टिव्स कहा गया कि 4 पीपल्स को हमें अरेंज करना है, तो मैं 4 फैक्टोरियल वेज से निकालूंगा अरेंजमेंट। 3 पीपल्स को अरेंज करना है, 7 बुक्स को अरेंज करना है, मुझे रैंडमली अरेंज करना है, मैं 7 फैक्टोरियल से निकालूंगा आंसर, जो भी, ठीक है। सिंपल था ये वाला। 17th सम देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बुक्स ऑफ फिजिक्स, 3 बुक्स ऑन केमिस्ट्री एंड 2 बुक्स ऑफ बायोलॉजी कैन बी अरेंज ऑन द शेल्फ सो दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। यही पहला सम जो मैंने आपको अभी जिस करा। फिर नो 2 बुक्स ऑफ बायोलॉजी आर टुगेदर, अलग कंडीशन है। नो 2 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री आर टुगेदर एंड नो 2 बुक्स ऑफ फिजिक्स आर टुगेदर। सिंपल है, थोड़ा लॉजिकली सोचेगा। पहला वाला क्वेश्चन तो सेम टू, पहला कंडीशन जो है तो सेम टू सेम ऐसा वाला कंडीशन था जिसमें आपको 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और आखिर में वापस से 3 फैक्टोरियल, यानी कि जितना नंबर ऑफ बुक्स है उतना फैक्टोरियल वेज से आपको आंसर निकालना था। तो वो तो आप खुद से कीजिएगा। मैं सेकेंड कंडीशन से स्टार्ट करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमें कहा गया है कि नो 2 बुक्स ऑन बायोलॉजी आर टुगेदर, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे डेटा लिखा कि हमारे पास किस सब्जेक्ट के कितने बुक्स थे, तो हमारे पास फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 3 और बायोलॉजी के 2 बुक्स हैं। तो मतलब आप टोटल देखोगे तो टोटल तो 9 बुक्स है। और सेकंड कंडीशन के हिसाब से आपको कहा गया है कि जो बायोलॉजी की 2 बुक्स हैं ये कभी एक साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले कंडीशन की ओर ध्यान दीजिए, बायोलॉजी की कोई भी एक बुक साथ में नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं अगर बायोलॉजी की बुक को लेता हूँ B1 और B2, ठीक है, तो इन दोनों बुक्स के बीच में अगर कोई एक बुक आ गई तो ये दोनों बुक्स एक साथ नहीं हो सकती। 2 बुक आ गई तो भी नहीं है, 3 बुक आ गई, 4 बुक आ गई, 5 बुक आ गई। तो मतलब बस हमारा मेन मोटिव यही है कि इन दोनों बुक्स को कभी साथ रखना नहीं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के अलावा जो बाकी बुक्स है, जैसे कि फिजिक्स की बुक है और केमिस्ट्री की बुक है, 3 केमिस्ट्री और 4 फिजिक्स की बुक, ठीक है। तो ये टोटल है, इन पे कोई कंडीशन नहीं है, याद रखिएगा। तो ये टोटल 7 बुक्स है। तो ये 7 बुक्स अपने आप को 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि अरेंजमेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों की। फिलहाल बायोलॉजी में कंडीशन है तो हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। उसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स है जो कि है 7 बुक्स, ये 7 बुक्स अपने आप को 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जितने दिए गए और हमें पता नहीं है कि कितने सीट्स में अरेंज करना है, हमें बस कहा गया है कि इन ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है। तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है वो उतने ही नंबर ऑफ फैक्टोरियल वेज से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। यानी कि 7 बुक्स अपने आप को 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती है, 3 लोग अपने आप को 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें बस कहा गया इन्हें अरेंज। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक अपने आप को 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती है। तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 का मल्टीप्लिकेशन
7 6 5 4 3 2 टिल 1, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आप मुझे टेलीग्राम पे जवाब में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 बुक्स तो अपने आप को अरेंज कर लेंगी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हाँ, कि फिजिक्स की बुक को मैंने मान लिया P1, ठीक है, P2, P3, P4, मतलब फिजिक्स की 4 बुक्स। और केमिस्ट्री की बुक को मैं मान लेता हूँ, केमिस्ट्री की 3 बुक्स को C1, C2 और C3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें कहा गया है बायोलॉजी की 2 बुक्स कभी एक साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बायोलॉजी की बुक को यहाँ मतलब फिजिक्स की बुक के पहले रख सकते हैं एक बुक को, यहाँ दूसरी मतलब दूसरे प्लेस पर रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, मतलब फिजिक्स की बुक के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री की बुक के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। पहली बुक को या दूसरी बुक, दोनों में से कोई बुक्स। तो हमारे पास इतने सारे स्पेसेस हैं। हमारे पास कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा मेन मोटिव तो यही है। और लॉजिकली अगर हम लोग सोचे, हमने मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक को किसी भी तरीके से रख सकते थे। ये मैंने बस एग्जांपल लिया। तो मैं बायोलॉजी की बुक यहाँ एक लाइन में देखिए रखा है, फिजिक्स की 4 बुक्स और केमिस्ट्री की अगर 3 बुक्स को मैं इस तरह से रखूँ, तो ये वो प्लेसेस है, ये वो चांसेस वाले प्लेसेस है जहाँ पे मैं फिजिक्स की बुक को रखता हूँ। ये जो डॉट वाली लाइन वाली जगह बनाई है मैंने, तो मतलब बायोलॉजी की बुक्स को इनमें से कहीं भी प्लेस पे रख सकता हूँ मेरे पास। लेकिन इस बार क्या है ना कि मेरा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि n है 2 और r यानी कि अवेलेबल प्लेस है 8, ठीक है। और मैंने हर बार आपको कहा है कि जो n है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा r से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा अवेलेबल प्लेस है उसे हम उसकी वैल्यू को हम 8n कंसिडर करेंगे विच इज़ 8, और जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है विच इज़ बायोलॉजी की बुक्स उसे हम लोग r कंसिडर करेंगे। मैंने n और r क्यों निकाला? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि n है वो कुछ और है, और जो प्लेसेस उसके लिए अलॉट किया गया है वो कुछ और स्पेसिफिक बताया गया, ठीक है। तो मुझे मेरे पास n है और r है, तो अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजी बुक्स मैं कितने वे से, मैं यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि हमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, हमें कहा गया था, मतलब कहा नहीं गया, ये कंडीशन हमने खुद से सोची है। हमें कहा गया था कि 2 बायोलॉजी की बुक्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कुछ अलग है, मतलब ऑब्जेक्ट्स का नंबर भी कुछ दिया गया है। तो जब ऑब्जेक्ट्स का नंबर दिया हो और अवेलेबल प्लेसेस दी गई हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब हमें परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। n is 8, r is 2। परमुटेशन का फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मैं 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करूँगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल गेट कैंसर, आंसर विल कम 8 7 56। अब देखिए मैंने सेपरेटली सॉल्व किया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक को मैं 7 फैक्टोरियल वे से सॉल्व कर सकता हूँ, और बायोलॉजी की जो बुक्स है उनका अरेंजमेंट मैं 56 वे से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पूछा गया है कि मैं सभी बुक्स का, मतलब तीनों टाइप के बुक्स का जो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से है, अरेंजमेंट किस तरह से कर सकता हूँ। तो टोटल अरेंजमेंट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों बुक का एक साथ करना है, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों बुक्स का एक साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। जो हमने आंसर निकाला है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स का अरेंजमेंट का, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इंटू बायोलॉजी का। जो भी इसका आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल बेस का, 7 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 5040। अब हम 5040 को 56 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल देंगे, ठीक है। कंडीशन आई होप आपको समझे होगी किस तरह से हमें जो कंडीशन थी उसे हमने लॉजिकली पेपर पे उतारा है, ठीक है। मुझे फिजिक्स की बुक और केमिस्ट्री की बुक पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे पास वो 7
मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की टोटल 7 बुक्स हैं जिन्हें मैं 7 फैक्टोरियल वेज से किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बट उनके बीच में भी बीच में ही कहीं मुझे बायोलॉजी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास 7 बुक्स थी, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया। उनके बीच में जो प्लेसेस है जो कि है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस है। उन 8 प्लेसेस में मैं बायोलॉजी की बुक को कहीं भी अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी की मेरे पास 2 बुक्स है, मैंने आर मान लिया है 2, क्योंकि आर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को इस बार मैंने नंबर ऑफ प्लेस मान लिया, ठीक है। एन इज इक्वल टू 8, आर इज इक्वल टू 2। अगर आपको ना समझे तो जो भी नंबर बड़ा हो उसे हमेशा एन मानिए और जो नंबर छोटा हो उसे आर मानिए। दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन समझा होगा। हम अगले कंडीशन की ओर जाते हैं जो कि डिक्टो सेम है। इसमें आपको कहा गया है कि नो 2 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री आर टुगेदर। सेम टू सेम ऐसा ही समय आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए केमिस्ट्री के 3 बुक्स को कभी साथ में नहीं रखना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास 4 फिजिक्स और जो 2 बायोलॉजी की बुक्स है, मतलब टोटल 6 बुक्स है। ये 6 बुक्स अपने आप को 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी बुक्स इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। अब जो फिजिक्स की 3 बुक्स है, मतलब सॉरी 4 बुक्स है, और बायोलॉजी की 2 बुक्स है, उनके बीच में ही कहीं हमें केमिस्ट्री की 3 बुक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 प्लेसेस में से किसी भी जगह पे हम केमिस्ट्री की 3 बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। परमोटेशन का फॉर्मूला लगाइएगा जहाँ पे आपका एन होगा 7 और आर इज 3, ठीक है। और सॉल्व करके जो भी जवाब होगा मुझे टेलीग्राम पे एज पर योर सुविधा जवाब ज़रूर दे। नेक्स्ट कंडीशन आपके लिए पढ़ता हूं। नो 2 बुक्स ऑन फिजिक्स आर टुगेदर। डिक्टो सेम है, इसका जवाब भी आप टेलीग्राम पे मुझे दे सकते हैं। 18th सम देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी सीटेड इफ नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। सेम टू सेम ऐसे टाइप का सम है, सेम टू सेम। नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, ओके, बोथ द गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। ये सब हम करेंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या था हमारा कि जो 2 गर्ल्स हैं वो एक साथ कभी नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। तो हम बॉयज़ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 बॉयज़ हैं, हम उन 4 बॉयज़ को जिन्हें मैंने B1 B2 B3 B4 कंसिडर किया है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। इन 4 बॉयज़ को मैं 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको सिर्फ दिया है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 बॉयज़ को आपको अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करूँगा। 3 गर्ल्स को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल वेज से मैं अरेंज करूँगा। 7 बुक्स को अरेंज करना है, मैं 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करूँगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पिछले ही सम की तरह जो बुक्स का था, यहाँ पे कहा गया कि हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी है ताकि 2 गर्ल्स एक साथ कभी ना हो। तो उन 2 गर्ल्स को मैं 1 2 3 4 5 इन 5 प्लेसेस में से कहीं भी अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लेस मतलब मैंने n कंसिडर किया है, इस 5 और r यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स है 2। थोड़ा सा देखिए, मैंने अब तक आपको जो कहा था कि n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और r मतलब होता है अवेलेबल प्लेस। बट इन टाइप के सम्स में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ रहा है हमें, थोड़ा सा हमें उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके। समझ लीजिए यहाँ पे हमने बड़े नंबर को हमेशा n कंसिडर करेंगे और छोटे नंबर को r, ये एक लॉजिक पकड़ के चलिए, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके बाद का जो कंडीशन है कि नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, ये भी आपको खुद से करना पड़ेगा और इसका जवाब मुझे टेलीग्राम पे दीजिए। थर्ड जो कंडीशन है, इसमें कहा गया है कि जो दोनों गर्ल्स है वो एक साथ रहेंगी। ये टाइप का सम भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसके पहले जो 16 सम था उसमें सेम चीज़ थी कि सेम सब्जेक्ट की बुक साथ में रहेगी। इसका मतलब कि गर्ल 1 और गर्ल 2 हमेशा साथ रहेगी। ये जो 4 बॉयज़ हैं, इन लोगों को 2 प्लेस रिजर्व है, याद रखिए। जो ये 4 बॉयज़ है ना, B1 B2 B3 और B4, ये चारों जो है, ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा
आते जाते कहीं भी अपने आप को अपने आप बदल सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन, तो ये तो 4 जन है तो 4 फैक्टोरियल वैसे अपने आप को अरेंज करेंगे। ये 2 गर्ल्स हमेशा साथ में रहेंगी, बट क्या होगा कभी कभी G1 पहले होंगी, G1 G2 बाद में, मतलब 2 गर्ल्स भी अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती है। ठीक है, यह एक कंडीशन है कि मैंने पहले 2 गर्ल्स को रखा और ये 4 बॉयज़ को रखा। हो सकता है B1 पहले आ जाए, गर्ल्स बाद में, लेकिन गर्ल्स हमेशा साथ रहेंगी। देखिए ये मैं सब कुछ कंडीशन आपको बना के दिखाता हूँ। हो सकता है B1 B2 पहले आ जाए, किस एक लाइन वाइज समझ लीजिए, लाइन वाइज, और G1 G2 थोड़ा आगे पुश हो गए लेकिन हमेशा साथ में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है कि ये जो एक ऑब्जेक्ट, ये जो एक कह सकते हो आप ब्रैकेट है, ये एक जो ब्रैकेट है ये एक ही ऑब्जेक्ट है या फिर एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप है और ये 4 लोग हैं, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कितना आ रहा है 1 + 4। ये जो 2 जन हमेशा साथ में रहेंगे, है ना, और ये 4 लोग भी हैं प्लस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 बॉयज़ प्लस ये 2 गर्ल्स का जो एक ग्रुप है, मतलब हमारा n आ गया 5। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस एक ग्रुप को, ये जो एक ग्रुप है इसे मैंने एक कंसिडर कर रखा है। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट है, तो 5 का फैक्टोरियल मैं निकालूंगा विच इज 120। ठीक है, साथ ही ये जो 2 गर्ल्स हैं ये भी अपने आप को 2 फैक्टोरियल वैसे, ये जो एक ब्रैकेट है ये तो एक ही इंसान है बट इस ब्रैकेट के अंदर 2 लोग हैं, तो ये 2 लोग भी अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 120 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि गर्ल्स अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती है। तो फाइनल आंसर विल कम 240 वेज। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए